आपका जो इंटरव्यू होगा वो जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली आपके डिस्ट्रिक्ट पे हुआ होगा। Fortunately, I did not qualify that. फॉर्चुनेटली यू डिड नॉट क्वालिफाई दैट। नीट में क्वालिफाई ना होना हार्ट ब्रेक होगा उस टाइम? मेरे लिए नहीं था वो। मेरा ये था कि अगर मैं फेल होता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना। मुझे लगता था कि अगर 50% है वहाँ से आगे स्टार्ट करना। मैं क्यों जजमेंटल हूँ अपने आप को लेके। जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है यूपीएससी का वो इससे काफ़ी डिफरेंट रहता है, क्योंकि ये कोई 4 महीने का खेल नहीं है, यहाँ 4 साल भी लग सकते हैं। तो आपको वो पेशेंस, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, दैट्स रियली रियली वेरी चैलेंजिंग जॉब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय ओवैस। आज फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज का एपिसोड आप देख के बोलोगे मज़ा आ गया। मतलब इन एवरी ट्रू सेंस आपको मज़ा आने वाला है और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आज के गेस्ट है, जो आपको एक्चुअली सिविल सर्विसेज की जर्नी में काम आएगा। आज जिनकी हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी जगह से है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। पुंछ जम्मू कश्मीर का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पुंछ है। पुंछ में भी सुरनकोट से और सुरनकोट में भी एक विलेज है बच्चन वैली विलेज, जहाँ के रहने वाले हैं। और आज हम इनसे कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली पूछेंगे। एक, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में सर्व नहीं करते और कि जो बच्चों को लगता है कि उनको अगर सिविल सर्विसेज करना है, एस्पिरेंट होते हैं, अगर सिविल सर्विसेज करना है उनको कल डिस्ट्रिक्ट स्टेट खुद का ना मिले, उनको बाहर सर्व करने को हो, वो एक बड़ा ही क्वेश्चन होता है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के माइंड में। दूसरा कि ये जो शख्स है जिस पर्सनालिटी को हमने आज बुलाया है, ये गोवा में आज के दिन में आज जो है सर्व कर रहे हैं। हमें इनसे ये भी पूछने का मौका मिलेगा कि इन्होंने अपने यहाँ की वादियाँ, ठंडी वादियों से का सफ़र, गोवा के बीचेस का और इतनी एक्सॉटिक जगह के में आज सर्व कर रहे हैं, कैसा इनका ये सफ़र रहा है और कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने हर्डल्स फेस किए होंगे, चैलेंजेस फेस किए होंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज़, वो सारी जो है हम इनसे बात करेंगे। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम शब्बीर चौधरी साहब है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने। थैंक यू ओवैस साहब फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। सर, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी बातें होनी हैं और मैंने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि आप गोवा में सर्व कर रहे हैं। पहले कि आपके लाइफ में आपका कहाँ से स्कूलिंग, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें पूछने से पहले, क्योंकि आप गोवा में सर्व कर रहे हैं और हमारे लिए ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, ऑफ कोर्स सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी होता है। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट, कैसा मज़ा आ रहा है वहाँ सर्व करने में सर? हाँ, यस, परफेक्टली। गोवा जो है वो एक काफ़ी एक जहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है वो। राइट, वहाँ पे वेस्टर्न घाट है, बीचेस हैं और इवन कल्चर वाइज दैट्स रियली वेरी वेरी डाइवर्स और आई रियली एंजॉइंग द प्लेस एंड द पोस्ट टाइम। मैं आपको सर गोवा के बारे में ऑफ कोर्स विल कम ऑन गोवा लेटर, बट सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सुरनकोट में भी जाहिर है कि थोड़ा फार फ्लंग एरिया है, बच्चन वैली विलेज जहाँ से आप पढ़े हैं, तो क्या आपने स्कूलिंग वगैरह वहीं से की है? यस, प्राइमरी स्कूलिंग मेरे गांव से ही हुई और उसके बाद 6th क्लास से मैं पुंछ सिटी में मूव कर लिया और वहीं पे मेरा आई पास माई 11th 12th वहीं से पास करके। सुरनकोट से ही? इन पुंछ, ओके, नॉट फ्रॉम सुरनकोट। देन फ्रॉम देयर इन 2013 आई मूव टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। और वही एक जगह थी जहाँ से मुझे एक, आई विल से दैट, वो एक लॉन्च पैड था जहाँ से मुझे वो नर्चरिंग और वो चीज़ें मैंने अपने अंदर इम्बाइब की, वो डिसिप्लिन। तो किस स्ट्रीम में सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कौन से स्ट्रीम में आप गए थे? 2013 में आपने बोला है? यस। कौन सा फील्ड था? मेरा बीएससी ऑनर्स था ज़ूलॉजी, लेकिन मेरा सब्जेक्ट साथ में बॉटनी था, केमिस्ट्री, देन इंग्लिश, और भी जो भी सब्जेक्ट चेंज होते रहते थे, लेकिन जो मेन ऑनर्स था मेरा वो ज़ूलॉजी में था।
मतलब अलीगढ़ जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, कुछ पार्ट मैंने भी वहाँ पढ़ाई की है, और ये जोधपुर, शमशाद और ये सारी जगहों पे मैं भी घूमा हूँ वहाँ, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। और मुझे ये आइडिया ज़रूर है कि वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम क्रैक करना टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। तो पहला तो यही बड़ा अचीवमेंट मेरा ख्याल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किया था। हाँ यस, मैं 12th में मैं तैयारी कर रहा था नीट एग्ज़ाम की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरा हुआ नहीं था, और देन आई चेंज माय माइंड दैट आई हैव टू प्रिपेयर, मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में, बिकॉज उस टाइम में किसी को भी नहीं पता होता कि एडमिशन हो पाएगा नहीं। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं तब वो एक डिलेमा में होते हैं कि कहाँ पे उसका एडमिशन होगा, क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। तो मैंने एक बैकअप, क्योंकि रिज़ल्ट अभी अलीगढ़ AMU का आया नहीं था, तो मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। लेकिन कुछ 15-20 डेज़ के बाद रिजल्ट आया, तो आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम, आई गॉट इनटू BSc ऑनर्स, तो आई मूव्ड टू अलीगढ़ फ्रॉम हियर टू देयर। यस, फिर आपने अपना ग्रेजुएशन वहाँ कंप्लीट हाँ किया? यस, ग्रेजुएशन वहीं से, देन मास्टर इन zoology only, but specialization is genetics, molecular biology। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी Yes, में, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस यूनिवर्सिटी ने आपके फॉर्मेशन ईयर्स में। पर सर आप ये बता रहे हैं कि आपको जब जाहिर है कि हमारी सोसाइटी में इनिशियल ईयर्स होते हैं 9, 10, 11, 12, हमने बहुत नीट और जेई सुना होता है, तो क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में ऐसा चल रहा था इस वजह से नीट दिया था आपने, या आपका खुद का एक्चुअल इंटरेस्ट था? मेरा भी इंटरेस्ट था। आई ऑल्सो वांटेड टू अपने आप को टेस्ट करना चाह रहा था। मैं 12th में टॉपर था अपने डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अच्छा, स्टिल मुझे लगा था कि वो बेंचमार्क शायद ना हो, मैं आई शुड गो टू, उस टाइम में नीट नहीं था, लेकिन मेडिकल का जो भी एग्ज़ाम था वो मैं उसमें अपेयर हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट क्वालिफाइड दैट। फॉर्चुनेटली यू डिड नॉट क्वालिफाई दैट। बट सर एक चीज़ बताओ, जैसे आपने बोला कि आपका खुद का, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स, जो हमारे व्यूवर्स है, ऑडियंस है, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो नीट और जेई की भी तैयारी करते हैं, और अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि UPSC जो है आपका सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता है, यू विल हैव टू मेक UPSC एज फर्स्ट ऑप्शन इन एज करियर ऑप्शन। और जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ आपने, क्योंकि पहला फुल हार्टेडली जो है नीट को दिया होगा उस टाइम, यू कुड नॉट क्वालिफाई इट, और फिर आप अलीगढ़ चले गए एंड देन डिड योर ग्रेजुएशन, मास्टर्स, और फिर आपका उन्हीं दिनों में आपका प्लान बना होगा सिविल सर्विसेज का। तो क्या नीट पहला ऑप्शन था आपका, और UPSC बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है फॉल बैक ऑप्शन बना? नो, मेरा जब मैं 10th में था तब से मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया मेडिकल के, लेकिन मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल ही रहा था कि मुझे कभी ना कभी UPSC के लिए अपेयर होना है। नहीं तो आप एज मेडिकल, अगर आप डॉक्टर होते तो शायद आप फिर भी जाना था। यस, दैट्स ट्रू। तो मुझे ये भी पता था कि मेडिकल की तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो एटलीस्ट हम BSc ऑनर्स कहीं से कर पाएंगे अच्छी यूनिवर्सिटी से। अगर मैंने मेडिकल के लिए तैयारी ना की होती तो वो आई थिंक यूनिवर्सिटी का एडमिशन परफेक्टली, तो आई वुड नेवर हैव क्वालिफाइड दैट। तो आई थिंक, क्योंकि आपने बोला आप टॉपर थे, और नीट में क्वालिफाई ना होना हार्ट ब्रेक होगा उस टाइम। मेरे लिए नहीं था वो हार्ट ब्रेक, क्योंकि मुझे लगा था कि ये अगर छूटा है तो आई शुड नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम नीट के लिए, मेडिकल के लिए, तो आई शुड मूव ऑन, एंड अगर होगा तो मैं UPSC के लिए अगर मेरे 2-3 साल जाते हैं तो देन दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी पर्सनली। तो इसलिए मैंने वो वहीं पे एक डिसीजन ही लेना होता है ज़िंदगी में, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आप क्या चॉइसेस बनाते हैं और क्या चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो वही रिजल्ट होता है, तो वही इंसान आप बनते हो। तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकना या इंतज़ार करना मैंने वो नहीं किया। मैं सेकंड अटेम्प्ट में निकाल ही देता मेडिकल, दैट आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन मैंने सोचा कि 1 साल में बचा के मैं मूव ऑन करता हूँ, और आई कंप्लीट माई BSc ऑनर्स। तो उसके बाद मास्टर के लिए मेरा JNU में भी हुआ था, कुछ टाइम में रुका वहाँ पे, देन आई वेंट बैक टू अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ बट मुझे लगता है कि JNU वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। परफेक्टली, क्योंकि उस टाइम का इन द ईयर
16 तो एक ड्रीम सा ही होता था, अलीगढ़ से मूव करते थे स्टूडेंट JNU, लेकिन मेरे लिए वापस जाना, मेरे सीनियर्स और मेरे दोस्तों के लिए भी लगता था कि तुम कैसा डिसीजन लिया तैयारी करना चाहते हो, तुम वापस क्यों आ रहे हो। लेकिन दैट वाज माय डिसीजन, मैंने उसको ओन किया और देन 2-3 साल के बाद मैंने वो सबको पता चला कि दैट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि मैंने वहीं रहते हुए अलीगढ़ में ही आई क्वालिफाइड माय JRF विद अ गुड रैंक, देन गेट आल्सो इन लाइफ साइंसेज और बाद में UPSC भी हुआ। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप कोई डिसीजन लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं और अपने पे एक कॉन्फिडेंस बिलीफ रख के चलते हैं, तो दैट पेड ऑफ। बट जब आप JNU से मूव कर रहे थे वापस अलीगढ़ की तरफ, क्वाइट अ डिसीजन, मतलब एक बोल्ड डिसीजन है ये। मतलब अगर मैं होता आपकी जगह या मेरे नोन में कोई भी होता है, ऐसा डिसीजन नहीं लेता। JNU को छोड़ के फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना, UPSC में आपके पास एवेन्यूज़ थे तैयारी करने के, और आप वापस अलीगढ़ चले गए, तो मतलब एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। तो उस बीच में आपने ये डिसाइड किया कैसे कि वाज़न्ट इट वेरी डिफिकल्ट डिसीजन? हाँ, उसके पीछे भी एक रीज़न था। जैसे मैं सब्जेक्ट जो है जोलॉजी को ही आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन जब JNU में आया तो वो लाइफ साइंसेज थी, बिकॉज आई हैव टू स्टडी जोलॉजी नहीं था वहाँ, देन बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। तो मुझे लगा कि मुझे जोलॉजी पे ही वर्क करना है, क्योंकि ऑप्शनल भी वही रहने वाला है। अगर IAS है, देन उसके बाद फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम अगर मैं दूंगा तो मुझे एक ऑप्शन अपना वो अच्छे से रहना है, आई शुड हैव दैट होल्ड ऑन दैट। तो दैट्स वाई, तो इसलिए मैं वापस चला गया कि बट क्यों आप बोले कि आप एक टॉपर रहे हैं लाइफ लॉन्ग, आप हमेशा अव्वल नंबर पे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप रहे हैं। तो जैसे नीट का एग्ज़ाम कभी कभार हमारी ईगो पे लग जाता है एज ए स्टूडेंट, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो हमेशा टॉप ही किया है एक एग्ज़ाम में, इट्स एज गुड एज गेटिंग फेल्ड इन एन एग्ज़ाम। तो इमोशनल हो जाता है इस चीज़ पे इंसान। हाँ, मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही सीखा कि इमोशनल किसी चीज़ को लेकर नहीं होना और भी प्रैक्टिकल। और जैसे इवन मेरा UPSC का शायद पहला प्रीलिम या सेकंड जो छूटा था, वो मेरे उसी कहीं ना कहीं इमोशनल जो चीज़ें हो जाता है बनता है। जैसे CSET का एग्ज़ाम, तो वो कई बार क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है आपका। आप क्वेश्चन जो होता है CSET का, वो कई बार आपको दिखता है एट द फेस ऑफ इट कि बहुत आसान है, यू गेट इनटू इट और यू स्टार्ट सॉल्विंग इट और टाइम जो है जाता रहता है। राइट। तो दैट्स वाई मेरा प्रीलिम जो छूटा था, दैट 1 मार्क से छूटा, लेकिन वो मेरी ईगो और मेरे वही कि नहीं हो जाएगा, मैं ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन थर्ड अटैम्प्ट में मैंने यही अपने आप को, यानी ओवर द टाइम जो कंडीशनल लर्निंग होती है, तो मैंने अपने आप को समझाया कि इमोशनल नहीं होना, दैट पर्पस इज़ टू जस्ट पास दैट पेपर। तो मैंने यही करके तो मैं वहाँ पे मैंने लास्ट में जो किया वो कि जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो लग गया कि ये सॉल्व नहीं हो रहा, इट टेकिंग मोर टाइम, देन आई शिफ्टेड टू नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऐसे करके तो आई वॉज एबल टू क्वालिफाई दैट। बट मुझे लगता है कि आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि जो भी डिसीजंस आपने लिए, ऑफ कोर्स इट पेड ऑफ, एवरी डिसीजन दैट यू हैव टेकन सो फार। लॉट ऑफ कमिटमेंट और हार्ड वर्क था उसके पीछे। हाँ, ऑफ कोर्स विदाउट हार्ड वर्क इट कैन नॉट हैपन। ये कोई ऐसा कोई मजाक तो है नहीं, ऐसे बड़े एग्जाम को करना या किसी यूनिवर्सिटी से किसी यूनिवर्सिटी में जाना। बट क्योंकि आपका डेडिकेशन हमेशा रहा है, तो जब आप सिविल सर्विसेज की तरफ फिर प्रिपरेशन करने, आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज में जिन जो भी बच्चे तैयारी करते हैं एस्पिरेंट, उनको कौन सी चीज़ अपनी पर्सनालिटी में लानी चाहिए? सपोज कामनेस हो, ईज़ ऑफ माइंड हो, टाइम मैनेजमेंट का एक स्किल ही है वो भी फॉर दी सर्विसेज। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इम्बाइब की या आपने सीखी उन दिनों प्रिपरेशन के टाइम? आई थिंक UPSC की प्रिपरेशन में आपको सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी जो चाहिए, क्योंकि ओवर द टाइम जैसे आप, क्योंकि ये कोई 4 महीने का खेल नहीं है, यहाँ 4 साल भी लग सकते हैं, तो आपको वो पेशेंस, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, दैट्स रियली रियली वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो वो चीज़ रहना है आपको हर दिन। अगर आप वीक में 6 डेज अच्छा पढ़ रहे हैं 8 आवर्स, तो संडे वाले दिन भी कुछ ना कुछ पढ़ना है ताकि वो बना रहे टिल द टाइम यू क्वालिफाई दिस एग्जाम। लेकिन ये 90% लोगों से नहीं हो पाता। 90% इज दैट परफेक्टली, आई नो दैट कि नहीं, वो पेशेंस टूटता है। और 15 डेज अगर हम लगातार पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो लेकिन 16 डेज पे कहीं ना कहीं हमें वो
हम नहीं कर पाते। तो मेरा ये रहा कि आई वॉज यानी कंसिस्टेंट रियली, इवन अगर सेटबैक भी आए, जो भी फेलर, तो कुछ टाइम के बाद मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया, दोबारा से आई रीस्टार्टेड, और अपनी जो भी मेरी कमियां थी, जो भी मुझे समझ आ रही थी, और मैं अपने दोस्तों से और सीनियर्स से जो भी बात कर रहा था, तो उससे मुझे जो भी पता चलता था, मैं अपने आप को रीओरिएंट करता रहता था। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने प्लानिंग किया, जो भी, वो हो सकता है इन द लॉन्ग रन वैसा ही काम ना करे। आपको यू हैव टू कीप शिफ्टिंग, ओरिएंटिंग, चेंजिंग थिंग, और कभी आपको स्पीड बढ़ाना है, कभी स्लो रहना है, कभी ऐसा। तो वो एक जर्नी है, जैसे एक मैराथन है, तो उसमें कभी आपको तेज भी भागना पड़ता है, कभी आपको, सारे लोग बोलते हैं यूपीएससी का जर्नी एक मैराथन, इट्स अ मैराथन। हाँ, बिल्कुल। अब आप का सफ़र शुरू हुआ था घर से बाहर, सुरनकोट से आप बाहर गए थे 2013 में, 5 साल फिर आपने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी एंड देन एमएससी किया होगा वहाँ से, और फिर आप वापस दिल्ली शिफ्ट हुए थे तैयारी के लिए। यस, जैसे मेरा मास्टर का एग्ज़ाम फाइनल सेमेस्टर का हुआ, तो अराउंड 17-18 के आसपास आपने प्रिपरेशन शुरू की थी? 18 स्टार्टिंग प्रिपरेशन तो मैंने ग्रेजुएशन के फॉर्म बाद ही स्टार्ट कर लिया था अच्छे से, लेकिन क्योंकि एमएससी, उसमें भी डिसर्टेशंस और क्लासें भी अटेंड करनी होती है बहुत सारा, क्योंकि तो स्टिल 4:35 पे मेरे जितने भी दोस्त होते थे, दे आर आल्सो डूइंग ग्रेट, लेकिन सारे जाके रेस्ट करते थे, लेकिन मैं अपनी साइकिल लेके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी जाता था, क्योंकि हर चीज़ उसके पीछे जाता है, यानी यू हैव टू डू दैट। अगर आप सभी लोगों की तरह जैसे और लोग कर रहे हैं, तो वैसा ही करोगे तुम, फिर कुछ अलग नहीं कर पाओगे। दैट्स द फैक्ट ऑफ द थिंग। आपने बोला कि आपने साइकिल का जिक्र किया, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बताता चलो मैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जो कॉमन ट्रांसपोर्टेशन है सारे बच्चों के पास जो होता है वो साइकिल होता है। हाँ, तो एक एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और हाँ, स्टूडेंट के लिए, और काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। जब आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, इस बीच में जो भी आपके कलीग्स, जो भी आपके जो है साथी रहे होंगे या टीचर्स रहे होंगे, पढ़ते में क्या सारे लोग आपको ये कॉन्फिडेंस देते थे कि, क्योंकि पता तो होगा नेचुरली सबको कि आपको सिविल सर्विसेज करना है? हाँ, यस। तो क्या वो उनको ये था कि आप कर लोगे? कोई कॉन्फिडेंस? हाँ, मेरे दोस्त जितने भी थे जो मुझे जानते थे, तो उन्हें पता था कि ही विल डू समथिंग, और मेरे टीचर्स भी, उनको भी वो कॉन्फिडेंस बिलीव था। यस, क्योंकि और मुझे, मैं काफ़ी इसमें आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दैट के मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे, और उसके बाद मेरे टीचर्स तो बहुत ही अच्छे थे। मैं मतलब इससे मिलते जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि जैसे लंबा सफ़र है ये, 18 से लेके 22 तक, 21 में आपका सिलेक्शन हुआ, और इस बीच में प्रीलिम्स ना होना, या कोई स्टेज पे वापस आ जाना, फिर से ज़ीरो से शुरू करना, तो इस बीच में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? मतलब एक आप बोल रहे कि सपोर्ट सिस्टम एज फ्रेंड्स आपके पास हमेशा रहा है, फैमिली का भी सपोर्ट हमेशा रहा है, तो इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस है मतलब इस प्रिपरेशन? आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मेरा ये था कि अगर मैं फेल होता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना, मुझे लगता था कि अगर 50% है वहाँ से आगे स्टार्ट करना है। ये मेरा एक बिलीफ जो था कि मैं आई एम प्रोग्रेसिंग। इवन मैं घर पे भी बहुत ओपनली कम्युनिकेट करता रहा, जिससे उनको भी, घर वालों का भी वो पेशेंस बना रहा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद व्हेन यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग और आपका खर्चा हो रहा है दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं खर्चे, तो आपको यू हैव टू कीप योर जो भी सपोर्ट सिस्टम है, खासकर पर्टिकुलर पेरेंट्स, उनको गुड बुक में रखना है कि हाँ उनको भी हौसला बना रहे कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छे ही कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन कुछ हो जाएगा तो दैट विल बी ग्रेट। तो इसलिए मैं जो भी था कम्युनिकेट करता रहता था कि ऐसा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हुआ, इतने क्लोज था मैं, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई विल डू इट। तो वो चीज़ था, और मेरे दोस्त भी, वो भी दे वर रियली वेरी काइंड और वेरी सपोर्टिव। जब आपने अपने फैमिली को पहली बार बोला था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो आया उनको समझ में कि आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली, या किस पोजीशन के लिए आप पढ़ोगे? हाँ, ये पता था? मेरी मदर शी पास्ड अवे इन 2015। अच्छा। उनको शी वॉज नॉट वेरी मच एजुकेटेड, लेकिन उन्हें जो विजडम था उनका, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत कम लोगों में होता है।
तो उनका हमेशा ये बिलीफ रहता था कि पढ़ाई जो है उसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उनका जो एक बिलीफ था एक कि आई विल डू समथिंग कभी, क्योंकि मैं जब भी घर पे भी जाता था आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैं रात में पढ़ता रहता था। तो ज़ाहिर है माँ बाप तो बांप लेते हैं कि हमारा बच्चा हाउ मच कमिटेड ही इज़। तो मेरे फादर साहब उनका भी था कि मेहनत कर रहा है तो अगर सोच रहा है कुछ तो क्यों नहीं होगा, वी शुड सपोर्ट। तो उन्होंने पूरा अपना जो भी है सपोर्ट दिया, तो उसी की वजह से वो आई थिंक दिल्ली में यू कैन नॉट सर्वाइव अगर आपके पीछे बैकअप फाइनेंशियली यू शुड नॉट फेस एनीथिंग। तो क्योंकि लॉट ऑफ आपकी लाइब्रेरीज के होते हैं और बुक्स, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं, राइट। वो था कि आई नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम। तो मेरे पेरेंट्स ने दे रियली डिड हार्ड वर्क मेरे साथ साथ। जब आपने शुरू किया तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, व्हेन आई स्टार्ट आई डू? हाँ, स्टार्टिंग में आई वाज रियली वेरी कॉन्फिडेंट। मैं सोच रहा था कि हार्ड वर्क करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, आई विल गिव माई एवरीथिंग, लेकिन मैं कर लूँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस लैडर पे चढ़ा तो मुझे कहीं ना कहीं कभी कभी एहसास भी हुआ कि शायद ये दिस नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। क्योंकि ऐसी स्टोरियाँ आपने जैसे बताया कि कुछ लोग ऐसे कि हाँ वो बंदा जिसका यूट्यूब पे ये था तो उसका 5 इंटरव्यूज़ दिए, 4 इंटरव्यूज़, किसी के 5 बार मेंस हुए। तो ये सारी चीज़ें कई बार फिर मुझे ये लगता था कि हर एक का शायद अलग रहती है जर्नी अलग तो होती है। मैं क्यों जजमेंटल हूँ अपने आप को लेके। लेट्स ट्राई, उसके बाद होगा तो देखेंगे। बट कोई ऐसा टाइम आया जिस टाइम मतलब आपको लिटरली लगा कि नहीं यार, मतलब ये तो सब गलत जा रहा है और आई थिंक मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मैं तो नहीं कर पाऊँगा? सेकंड जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हुआ, जिसमें 1 मार्क से मेरा C-सेट छूटा। तो दैट टाइम मैंने कुछ टाइम के लिए बिकॉज आउट ऑफ दैट, क्योंकि आपने आपको वो इंसान व्हेन यू हैव डन रियली हार्ड वर्क फॉर द होल ईयर और लास्ट में एक दिन आपको व्हेन यू गेट दैट इंफॉर्मेशन या मैसेज के आपका नहीं हुआ, तो तब वो एक झंझोड़ने वाली एक खबर होती है। तब आप बहुत डीप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी फिर लगता है कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, फिर कैसे होगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये इट्स रियली गोइंग टू बी रियली हार्ड। इवन मैंने घर पे शायद एक आध बार ये भी कहा कि शायद मैं देखता हूँ मैं कुछ और छोड़ ही दूँ या कुछ ऐसा। एक आध बार बस ये कहा क्योंकि आपके मेंटल स्टेट, आप आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग, वीक हो जाता है कभी कभी कुछ टाइम के लिए 1 आवर 1 डे के लिए आपका और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ के। तो ऐसा हुआ। तो देन सेकंड डे मैं बैठा और आई थॉट कि एक अटेम्प्ट देना और मन से देना और जितना हो सकेगा मैं डिस्कस करूँगा लोगों के साथ और खुद से जो मेरी कहीं ना कहीं कमियाँ रही हैं तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ कहीं ना कहीं रही है। इतने लोगों का अगर हुआ है C-सेट तो वाई आई शुड थिंक दैट दिस इज़ पेपर ही C-सेट कट ऑफ आया था। तो मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। तो 300 डेज़ के बाद आई थिंक सारी चीज़ें वो मेरे फेवर में हो गई थी। इवन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस असिस्टेंट कमांडेंट, देन IAS। आप ये बोल रहे हैं कि आपने असिस्टेंट कमांड पास कर लिया था, आपने फॉरेस्ट सर्विसेज पास किया और देन IAS। ये बैक टू बैक हुआ या ये गैप्स में हुआ? मेरा असिस्टेंट कमांड 2020 में हुआ और सारे जो है 21। फॉरेस्ट और IAS 21 में। 21 मतलब यू डिड नॉट ज्वाइन IFS? आपने वो ज्वाइन नहीं किया? असिस्टेंट कमांडेंट भी मैंने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि IAS आई थिंक मेरा वही था, यानी जो एक कैरियर गोल था IAS बनना। आपके बारे में मतलब जिन लोगों से मेरी पहले कभी बात हुई हो, अब बात हुई हो, जब भी मैंने आपके बारे में सुना है, एक मतलब बेहतर इंसान, एक ऐसा इंसान जो सबके लिए अप्रोचेबल है। मतलब एक सोशल स्टिग्मा टाइप का जुड़ता है जब ऐसी बड़ा सिविल सर्वेंट होता है इंसान। तो एक तो लोग ही कतराते हैं एक सिविल सर्वेंट को, यार
पता नहीं ईगो ना हो, डांट ना दे, ये सारी चीज़ें ना हो। और फिर दूसरा ये कि क्योंकि बड़ी भी सर्विस है और आ भी जाता है कुछ लोगों के माइंड में, बट मैंने हमेशा सुना है कि आप कितने डाउन टू अर्थ एज अ पर्सन हमेशा से रहे, ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज के बाद, एंड देन यू कैरीड दैट जो आपका पर्सनैलिटी रहा है वो इट नथिंग चेंज्ड इन यू, नॉट इवन ए सिंगल 0.1%। ये मैं तो आपको काफ़ी टाइम से जानता नहीं हूँ, जब से मैं जानता हूँ आई हैव ऑब्जर्व्ड इट, बट जिन लोगों को जो आपको बहुत पहले से जानते हैं, सारे लोगों का ये कहना है कि आप में 1% भी चेंज नहीं है। जो मतलब मैं देखता हूँ आप सिविल सर्वेंट बनते हुए लोगों को, मैं ये नहीं बोला वो एरोगेंट होते हैं या कुछ ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज़ें होती है, बट देन इट चेंजेस पीपल। हाँ, तो आपने उसको कंटिन्यू कैसे किया, मतलब आई डोंट नो ये आपने कैसे ऑब्जर्व किया, लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ कभी कभी आपकी यू रियली गेट वेरी बिजी, आपके शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं, उस वजह से भी कुछ ऑफिसर्स का रहता है कि वो ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं होते। लेकिन बट आई बिलीव स्टार्टिंग से कि बट ऐसे कि एटलीस्ट कोई भी अगर आपसे बात करना चाहते हो तो क्यों नहीं, आपके पास वक्त नहीं है तो आप उसको वक्त दे दो, रात में बोलो या नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे। लेकिन यह है कि किसी का और किसी से भी आप मिलते हैं तो आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन, वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग लॉट टू डू गुड इन द सोसाइटी। हम भी कुछ कर रहे हैं, एवरीबॉडी यानी एवरीबॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वाई वी हैव टू इवन थिंक दैट क्या है। और एट द एंड ऑफ द डे हर कोई जो भी काम कर रहा है तो वो एक सोसाइटी के लिए या अच्छा ही कर रहा है। पर आप ह्यूमन वैल्यूज़ में आई डोंट थिंक कभी भी किसी को कोई डिसरिस्पेक्ट या किसी को किसी तरीके से डिसकंफर्टेबल फील कराना। पर आपकी पर्सनालिटी मतलब प्लीजिंग पर्सनालिटी, आई मीन एक ईजीनेस रहती है। जब भी मैं आपके साथ मिला हूँ, जब भी मेरी बात हुई है, और जैसे मैंने बोला कि जिन जन से मेरी बात हुई है तो सारे कंफर्टेबल है, तो आई गेस दैट इज़ योर नेचर, और ये इन बिल्डेड आप ऐसे हैं बहुत। आई थिंक बाय नेचर ही भी ऐसे ही होते हैं। और आई थिंक मुझे चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की, कि किसी के सामने मैं बहुत प्रेजेंटेबल लगूं। किसी को क्या सोचना है मेरे बारे में उसका एक अपना फ्रीडम है, वो सोचता रहे। मुझे कोई किसी किस्म की इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। मैंने कैरियर में और अभी अपने प्रोफेशन में आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, और उसके बाद क्यों करना है, क्यों आई डोंट थिंक दैट्स इवन रिक्वायर्ड। एक मैंने आपके इंट्रोडक्शन में एक बहुत ज़रूरी चीज़ बोली है, वो ये कि हमारे यहाँ बच्चे जम्मू कश्मीर के बच्चे जब सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं तो या माँ बाप के माइंड में ही रहता है कि हम सिविल सर्वेंट तो बना दे बच्चे को, या हम बने लेकिन यार बाहर सर्व करना पड़ेगा, मतलब आउटसाइड यूटी। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बच्चा यूपीएससी का देयर नॉट इवन अपेयरिंग। तो इन बच्चों को आप प्लीज़ एड्रेस करो। और क्योंकि आपने अरुणाचल में पोस्टिंग थी आपकी, अब आपकी गोवा में पोस्टिंग है। यस, वो मैंने भी ऑब्जर्व किया, कभी फ़ोन पे बात या कभी ऐसा टेक्स्ट से। तो आई थिंक पहले तो ऑल इंडिया सर्विस है, IAS IPS, तो ये पहले दिमाग में रखना है कि कहीं पे भी जाके सर्व करेंगे, हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारी जैसे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। बिल्कुल। तो और मुझे ये लगता है कि आप अलग अलग जगहों पे जब सर्व करते हो तो बिलीव मी यू रियली अप्रिशिएट डाइवर्स कल्चर, लोगों की जो वैल्यू सिस्टम है, और उसके बाद आपका जो एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत हद तक चीज़ें बदलती हैं, और एक आप अलग एंगल से जो है आप देख सकते हैं चीज़ों को। लाइक आई हैव वर्कड इन अरुणाचल, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, दैट्स अ बॉर्डरिंग एरिया विद बर्मा। तो वहाँ पे इंसर्जेंसी के इश्यूज थे, डेवलपमेंटल स्कीम्स जो है अभी वहाँ पे पहुँच रही हैं। और फिर उसके बाद मैं गोवा में पहुँचा, तो गोवा में भी एक अलग इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। उसके बाद टूरिज़्म फ्लो ज़्यादा है, उनको कैसे मैनेज करना है, और अर्बनाइजेशन जैसे हो रहा है तो वो चैलेंजेस को कैसे हमें हैंडल करना है। तो यानी आप उस पर वर्क करते हैं, उन पे देखते हो और सोचते हो। तो जब वही चीज़ें हम जम्मू कश्मीर में मैं आके कभी होपफुली वन डे आई गेट अ चांस, तो
यहाँ पे भी मैं शायद एक अलग ही एंगल से देख के आज बिल्कुल। मैं कुछ कर पाऊँगा। तो आई थिंक लॉन्ग रन में वो आपको बहुत आपकी पर्सनैलिटी और आपके क्रीडेंशियल्स को काफ़ी इम्प्रूव करता है। फिलहाल आपने अरुणाचल में कितना टाइम एज एसडीएम आप अरुणाचल में रहे हैं? मैं प्रोबेशनर था तब। प्रोबेशनर हो गए। यस, मैंने एडीसी एक जगह है म्याऊ, वहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क, बहुत सारे एस्पायरेंट जानते होंगे, वो उसी सब डिवीज़न में आता है। वहाँ पे मैंने सर्व किया 3 मंथ्स के लिए। तो वो भी एक बहुत ही व्हाट आई से दैट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, नामदफा नेशनल पार्क। बहुत ही नेचुरल, यानी यू कैन वाइल्ड लाइफ के बारे में आप जानते हैं, और बहुत सारे ट्राइब्स हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके ट्रेडिशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनके कल्चर्स। देन गोवा है जो अभी कितना खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पे वेस्टर्न घाट है, फिर उसके बाद ट्रैकिंग रूट्स बहुत सारे हैं, वाटरफॉल्स हैं। तो हम जब जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, जम्मू इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन मुझे लगता है और भी जब जैसे मैं अरुणाचल में रहा था, आई विल ऑलवेज वांट दैट मैं जम्मू अरुणाचल एक बार फिर जाऊँ, चाहे घूमने के लिए जाऊँ या पोस्टिंग के लिए, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। इतना खूबसूरत स्टार्टिंग में शायद मैं सोच रहा था, जब मुझे व्हेन आई गॉट दिस ऑर्डर दैट मेरा प्रोबेशन जो है अरुणाचल में होना है, तो मैं आई वाज लिटिल अपसेट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट जंगल होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, शायद कल्चरल शॉक भी होगा। तो लेकिन बिलीव मी, मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो लोग दे आर रियली वेरी काइंड। उनका अपना एक कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, दे डू रिस्पेक्ट यू अलॉट, और अपने वो यानी वेरी मेमोरेबल। मैं अरुणाचल, एक तो आपकी वजह से मुझे आइडिया था कि अरुणाचल कैसा, थोड़ा बहुत आपको फॉलो करके, प्लस हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किरण रिजिजू सर है, वो अरुणाचल से ही है, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर जो है, उनको मैं फॉलो करता हूँ। और वो मतलब जब विज़िट करते हैं तो वो पूरा विज़िट दिखाते हैं, गाँव का दिखाते हैं, पहाड़ वहाड़ दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो उससे एक मुझे लगा कि इट इज़ समहाउ व्हाट वी हैव हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, के वही पहाड़ी लोग और वही कल्चर टाइप का। हाँ, यस, कहीं ना कहीं सेम ही होता है। वो भी आई थिंक हिमालय का पार्टी है, पटकाई बूम, तो सिमिलरिटी होती है। खाने पीने को लेके थोड़ा सा खाना पीना, लोगों का अपने अलग लैंग्वेजेस होती हैं, सारी चीज़ें वो तो डिफरेंट रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है, आफ्टर ऑल हम इंडियंस हैं, तो वी आर वन। बट आप जैसे अरुणाचल में थे, लैंग्वेज डिफरेंट थी वहाँ। वहाँ जो अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है उनकी, तो एज ए सिविल सर्वेंट इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फर्स्ट लर्न दैट लैंग्वेज, या लोगों को समझने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी तो आती होगी? अरुणाचल में जो है हर ट्राइब जो है वो अपनी लैंग्वेज बोलता है, जैसे मिशमी है, सिंगफो, सारे ट्राइब्स अलग अलग बोलते हैं, तो हर एक का अपना लैंग्वेज है, तो आप सारी लैंग्वेजें सीख नहीं सकते। लेकिन ये एरिया जो है आसाम के तिनसुकिया के पास का है, तो पीपल ऑल्सो नाउ असामीज बिकॉज ऑफ आई थिंक ट्रेड ऑल्सो, देन आर्मी, और उसकी वजह से लोगों को हिंदी भी अच्छी आती है, तो यू कैन कम्युनिकेट इन हिंदी। मतलब जो अपर असम का पार्ट है, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़, उसके आसपास का ये एरिया जो है, ये वेदर वाइज भी वहाँ पे बहुत ठंड नहीं पड़ती, बहुत ट्रॉपिकल वेदर, मतलब बर्फ तो होती है ना वहाँ? तवांग एरिया में पड़ती है, लेकिन जो जिस सेक्टर में मैं था वहाँ पे गोवा जैसा ही वेदर है। फिर आपको बाय लक आपको सेम वेदर टाइप का मिला। तो आपने वहाँ कितने टाइम, आपने अरुणाचल में कितने? 11 मंथ्स के बाद आपका फिर ट्रांसफर, देन आई गोवा केम टू दिल्ली for 2 then months. I served the Ministry of Power as Assistant Secretary। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, तो वो हमने लर्न किया। गवर्नमेंट किन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, क्या पॉलिसी चीज़ें हैं जो अभी जिन पे पॉलिसी बन रही है, तो सारी चीज़ें यानी वहाँ से देखने का मौका मिला। आप हमें थोड़ा सा समझाए ऑडियंस के लिए कि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, लबासना के बारे में ऑफ कोर्स हम पूछेंगे, कैसा क्या कल्चर होता है वहाँ, एक ड्रीम डेस्टिनेशन है सारे एस्पिरेंट्स का वहाँ पहुँचना। तो पहले लबासना कुछ महीने के लिए फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर उसके बाद क्या होता है जैसे सिलेक्शन के बाद?
अभी जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग है वो सारी सर्विसेज आई थिंक 13 सर्विसेज है, जिसमें IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, सभी एक साथ करते हैं। सभी सर्विसेज जो, तो वो सारे एक टाइम में ही कितना टाइम फाउंडेशन ड्यूरेशन ट्रेनिंग होता है 3 मंथ का जो है वो इकट्ठे होता है सभी का। तो उसके बाद अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में चले जाते हैं, जैसे पुलिस सर्विस हैदराबाद। दे गो टू हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। IAS जो है वो उधर ही रहते हैं, तो लवास में भी रहते उनका हैं। नेक्स्ट 5 मंथ जो है फेज़ 1 ट्रेनिंग होता है। फेज़ 1 ट्रेनिंग के बाद वी गो टू डिस्ट्रिक्ट्स, कोई भी यानी फील्ड लर्निंग के लिए। वो डिस्ट्रिक्ट्स मतलब मिनिस्ट्री डिसाइड करते हो और इंडिया में कहीं पर भी भेज सकती है? हाँ, या yes। अपना जो स्टेट मिला होगा नहीं, जो उसमें? कार्डर मिला है उसी में उसमें, भेजेंगे। ठीक है। आई थिंक मोर और लेस हमने ये तो कर लिया है कवर, जो मैं अक्सर फेस करता था एस्पिरेंट से कि हम भर तो देते, हम बन तो जाते, लेकिन बाहर सर्व करने को मिलेगा। तो ये एपिसोड, पर्टिकुलर एपिसोड देख के इंसान को लगेगा कि गोवा सर्व करने को मिलेगा, अरुणाचल सर्व करने को। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है ये, कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का या जम्मू कश्मीर का लोग सोचते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो पनिशमेंट कार्डर टाइप का कंसिडर करते हैं लोग, क्योंकि आपने इतनी ब्यूटीफुल जगह पे सर्व किया है, उस जगह पे सर्व किया, उस जगह के लोगों को आपने देखा है। तो इज़ इट एक्चुअली मिथ या क्या है? आई थिंक ये मिथ ही है, और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता होगा, ज़रूर करता होगा। लेकिन मेरे लिए स्टार्टिंग में मुझे लगता था, लेकिन जैसे जैसे मुझे मेरा एक्सपीरियंस बनता जा रहा है, मैंने अरुणाचल में काम किया, देन गोवा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है कुछ ना कुछ आप नया सीखते हो, कुछ ना कुछ अलग रहेगा। जितना अगर बाहर जाते हो तो चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपको फेस करने पड़ते हैं, उससे भी आप लर्न करते हो और आप इम्प्रूव करते हो, यू वर्क ऑन दैट। तो आई थिंक जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, देन उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि नेवर थिंक, इन चीज़ों को अपने दिमाग में मत लाओ कि कौन सा कार्डर मिलेगा क्या। राइट। तो आप डेपुटेशन पे सेंटर में जा सकते हैं 5 ईयर्स 7 ईयर्स के लिए, स्टेट में वापस आ सकते हैं, तो यू कैन गेट लॉट ऑफ चांसेस। और 35-40 ईयर्स का अगर कैरियर है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी कर सकते हैं। तो बीच में इतना वी डोंट हैव टू बी वेरी पेसिमिस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको उस लिस्ट में आना, तो ये सोचना भी बेकार है कि कौन सा कार्डर मिलेगा। श्योर सारे लोगों को पता होगा, इंटरनेट पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, बट मैं आपका, जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की, उस प्रिपरेशन में आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना होता है, जो अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट कि कैसे चूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। तो आपने क्या अपने तरीके से किया था? मेरा ऑप्शनल जोलॉजी था, मैंने इसमें BSc किया था, देन MSc। तो मेरा स्टार्टिंग से ही क्लियरिटी थी कि मुझे ऑप्शनल जो है वो जोलॉजी ही रहेगा मेरा। मैं उसी पे वर्क कर रहा था, उसी तरीके से सिलेबस भी देख रहा था, UPSC और मेरा मास्टर BSc का कैसा मैच कर रहा है, कहाँ से, और क्या मुझे ऐड ऑन करना है। तो जितने भी स्टूडेंट एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं इस फील्ड में आने का, तो उनको मेरा एक ही सुझाव है कि आप BA BSc ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। अगर लॉ में कर रहे हैं तो पहले से दिमाग में रखिए कि वो लॉ में आप एज ऑप्शनल आप चूज़ करके जाएंगे, क्योंकि जिसने ग्रेजुएट है और मास्टर है किसी सब्जेक्ट में, ही हैज़ मोर ग्रिप, और वो अच्छा कर सकता है अपने ऑप्शनल उसमें, ना कि आपने सब्जेक्ट कुछ था ग्रेजुएशन का, मास्टर का, देन यू आर चूजिंग अ थर्ड वन, और उसमें आपका 1 साल भी अगर जाता है तो आई थिंक दैट्स वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। लेकिन फिर भी पहले से ही हर चीज़ें जो है पहले से ही डिसाइड रहनी चाहिए और उस पर वर्क करना है। लास्ट मोमेंट तक यू नेवर नो कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, तो वो बिलीफ रहना है। जोलॉजी इवन दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग कह भी रहे थे, सुझाव दिया जिनने कि आप चेंज कर लो, कुछ एंथ्रोपोलॉजी रखो, उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो देन आई थॉट कि ये जो मुझे बता रहे हैं इनका क्या, खुद इन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं। तो वही मुझे आंसर मिलता था कि दे डोंट नो एनीथिंग। मैंने सुना है किसी से कि ये सब्जेक्ट टफ है या जैसा भी है, तो मैंने उनको नहीं सुना और अपने पे एक बिलीफ रखा और एफर्ट में ऐड ऑन करता रहा, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे अच्छे मार्क्स मिल गया। आपने ऑप्शनल अपना ही सब्जेक्ट रखा जो आपके ग्रेजुएट और मास्टर्स में था।
आपका इंटरव्यू जब एक ऐसा बड़ा हर्डल, हम बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ देखते हैं, हम बहुत सारे ख़तरनाक सवाल वाले इंटरव्यूज़ इंटरनेट पे सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा पूछा वैसा पूछा, और बहुत एक टेंस्ड सा माहौल हो जाता है यूपीएससी बिल्डिंग में उस दिन, और सारे स्टूडेंट्स जो हैं प्रेशराइज्ड फील करते हैं एक साथ बैठ के, वो बड़ा संजीदा माहौल होता है उस टाइम। तो आपके साथ क्या क्या रहा उस दिन? जैसे मॉक इंटरव्यूज़ हम देखते हैं, तो मैं भी देखता था। तो मॉक इंटरव्यूज़ जो है उसमें अलग किस्म के क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रिल करते हैं। और लेकिन जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, वो इससे काफ़ी डिफरेंट रहता है। जो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं मोस्टली, तो वो बहुत ही आपको कंफर्टेबल करेंगे स्टार्टिंग में। आपको लगेगा ही नहीं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे शायद मैं फिर भी शायद मुझे कोई झिझक हो, लेकिन वहाँ पे दे मेक यू सो कंफर्टेबल। एक इनफॉर्मल सा माहौल बनाते हैं जहाँ पे आप खुल के अपने दिल की बात करते हैं। वो रिक्वायर्ड भी होता है इस वजह से, अगर आप वैसे करेंगे तो कभी कोई सच निकल के कम ही आएगा। तो जब आप किसी को बहुत कंफर्टेबल कर देते हो, देन ही जो भी उसका जो रियल पर्सनैलिटी है वो बाहर आता है। तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो किसी का आंसर करना ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपको आती हों, किसी को भी नहीं आती। तो वहाँ पे ऑनेस्ट तरीके से अगर आप कर रहे हैं और इफ़ यू आर हम्बल, और देन आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छा प्लस फेवर में जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 20 क्वेश्चन पूछे और 20 के 20 रिप्लाई करने, अगर आपको 20 में से 10 रिप्लाई कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, और इफ़ यू आर ऑनेस्ट, आप ब्लफ नहीं कर रहे, तो अच्छा होता है। और इवन अगर कुछ भी, अगर कोई क्वेश्चन, जैसे कोई बोर्ड मेंबर अगर आपको थोड़ा सा ग्रिल करने की कोशिश भी करेगा, तो दैट चेयरमैन शी विल इंटरवीन एंड शी विल से, वहीं पे उनको रोक देती है, देन शी विल से दैट आप पूछिए। तो ऐसा ग्रेट, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी। अच्छा, अब मैं गेस कर रहा हूँ कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली आपके डिस्ट्रिक्ट पे हुआ होगा बहुत हद तक, ऐसा हुआ है? नहीं, पहला क्वेश्चन जो था वो दे आस्क्ड मी अबाउट जम्मू कश्मीर लद्दाख का कुछ कंपैरिजन था। देन उसके बाद दे शिफ्टेड टू अदर थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई इवन बोर्ड मेंबर्स उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सवाल लिखे होते हैं, देन दे विल आस्क। इट जस्ट बातचीत है, उसमें ही चीज़ें बाहर निकल के आते हैं। कोई ऐसा पहले से प्री प्लान्ड और प्री डिफाइंड कुछ ऐसा नहीं है। वो जो भी आप बातों कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ जाती हैं, और कई बार एस्पायरेंट जो होते हैं, जो भी अपेयर हो रहे हैं कैंडिडेट, वो भी उसको जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोर्ड मेंबर है उनको अपनी इसमें लाना चाहता हूँ। जैसे जोलॉजी पे वो बात करें, वैक्सीन के रिलेटेड बात करें, तो दैट आई नो कि मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, तो आई एम कंफर्टेबल, मैं उनको अच्छे से डिफेंड कर पाऊँगा। तो कभी कभी हम ये ट्राई करते हैं, जब भी मौके इंटरव्यूज़ भी होते थे तब भी हमें यही सिखाया जाता था कि उनको लेके आओ अपनी फील्ड में, आप उन्हें लाओ के ये इस जगह से मुझे पूछो, इसमें आई एम मोर कंफर्टेबल। और वही 25-30 मिनट होते हैं, उनको इंगेज करो। तो ऐसा ना हो कि वो आपको दूसरी चीज़ों में इंगेज करें जिसमें हाँ, पता वो पूछें कुछ, तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है तो आप कुछ बताएंगे, तो देन दे विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट, ऐसा। आपको जब आपने इंटरव्यू दिया था, निकल के आपको एक साइन ऑफ रिलीफ लगा था कि बढ़िया इंटरव्यू गया है, हाँ, नाउ आई कैन एक्सपेक्ट माय रिजल्ट? वो उस टाइम में रमज़ान था, कुछ आई थिंक ईद बहुत पास थे। तो मैं जैसे निकला, और बाहर होता है कि इतने टाइम से आप आधे घंटे से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी कहीं ना वो नहीं क्रिएट करते, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इट्स सो इम्पॉर्टेंट माइल, एक जहाँ बैठे हैं जिस चेयर पे, इससे उठ के आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। आपका एक कैरियर गोल जिस पे आप 3 साल से वर्क कर रहे हैं, वो आप अचीव कर सकते हो, या फिर वापस जाके वो प्रीलिम की तैयारी करना है। तो कहीं ना कहीं वो बैक का माइंड रहती हैं चीज़ें, चाहे कुछ टाइम के लिए, आधा घंटा है तो कुछ टाइम के लिए तो हम भूल ही जाते हैं कि क्या है, आप यू आर इनटू दैट ओनली। लेकिन बाद में मैं जैसे निकला, तो मैं जैसे निकला और मुझे उतना सोच भी नहीं था, मैं बस चुप ही था, एकदम शांत सा। तो तभी जो मेरी सुनीता नागराज, शी वाज माय चेयरमैन। हाँ, तो मेरे असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में शी वाज द चेयरमैन। अच्छा। तो
मैं बाहर निकला तो मैं जल्दी में था कि निकल जाऊँ अब यहाँ से। तो तभी देन शी टोल्ड दैट ईद मुबारक। आपको बोला ईद मुबारक। ईद अभी हुई नहीं तो मैंने एक्सपेक्ट भी ऐसा नहीं किया था कि वो, लेकिन देन आई टर्न बैक, तो मैंने हेयर मुबारक तो नहीं कहा, मैंने थैंक यू करके तो मैं बाहर आ गया। आई वॉज हैप्पी फॉर दिस दैट आई लिसन्ड हर, तो मैंने रिप्लाई किया। नहीं तो बाद में आके पता चलता कि शी ग्रीटेड मी और ईद मुबारक का, और मैंने रिप्लाई तक नहीं किया, तो वो चीज़ें बहुत ख़राब जाती। तो मैं ये बाहर आ गया। इंटरव्यू तो अच्छा ही हुआ था, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे और मोस्टली आसानी क्वेश्चन थे, तो आई रिप्लाई और ठीक था। फिर जब आखिरी एक सवाल है कि जब आपका रिज़ल्ट आया उस वक्त कहाँ थे और अपनी फैमिली को कैसे बताया आपने कि रिज़ल्ट आ गया, नाउ दैट आई हैव मेड इट? वो 22 की बात है, तो एक्चुअली पहले ही पता चल जाता है श्योर इन दिल्ली के रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि इंटरव्यू आज अगर फाइनल इंटरव्यू हो गया है, क्योंकि आपको पता रहता है कि कितने कैंडिडेट बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए। जैसे आज कैंडिडेट सभी का इंटरव्यू हो गया 2000 और समथिंग, तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर उस टाइम में वो है, सारी चीज़ें रुक जाती हैं, देन यू वेट फॉर इट। तो लेकिन ऐसा होती, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आप पे एक्चुअली, क्योंकि पहले प्रीलिम्स में फेल हो रहे थे तो उतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता था, लेकिन यहाँ से अगर फेल होते हैं तो ऐसा है कि फिर दोबारा अपने आप को संभालना है। बट उस टाइम थे कहाँ जिस टाइम रिजल्ट आया? मैं दिल्ली में था, हमदर्द स्टडी सर्कल में। तो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, इसलिए चाय वाय पीते, बात करते इधर उधर, वो आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री करवा रहे थे। हाँ। तो सारे दोस्त होते हैं, सभी के जो होगा सभी के साथ होगा। तो उस टाइम में किसी ने ऐसे अफवाहें चलती रहती हैं उस टाइम में कि 10 बजे तक आएगा रिजल्ट, तो वही बैठे थे सोच रहे थे क्या होगा आज शाम तक, क्या होगा। आप लोग चाय पी रहे थे जिस टाइम रिजल्ट? चाय भी पीते रहते थे, फिर देन ऐसे ही, लेकिन पढ़ाई वगैरह उस टाइम में कुछ नहीं होती थी। बहुत नहीं, बट ये रिजल्ट आया आपने खुद देखा, किसी और ने देखा था आपका रिजल्ट? मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ही मुझे कॉल करके बताया। तो तब मैं लंच के लिए गया था, तो तभी मुझे जैसे कॉल आई तो मुझे पता चल गया रिजल्ट हुआ। कॉल आती है आपने को रिजल्ट तो आना था? हाँ। और बंदा पॉजिटिव होता है जो कॉल करता है उस टाइम, परफेक्टली, और उसके आवाज़ से भी पता चल जाता है, और कहीं ना कहीं आप मेक उठ के कुछ ना कुछ है। लेकिन आपको फिर उसी टाइम में पता है कि 10 सेकंड में मुझे बताओ हुआ क्या है, सही से बताओ। तो तभी मेरे दोस्त ने जब बताया तो मैंने खुद से रिजल्ट नहीं देखा, मैं उसी टाइम वापस गए अपने रूम पे। तो तभी मेरे सारे दोस्त आके मेरे रूम पे कंग्रेचुलेशंस वगैरह किया। सिंक इन करने में तो हाँ, लेकिन लगे होंगे। आप खिल जाते हो, आपको उतना पता नहीं होता, पता नहीं चलेगा क्या, क्योंकि आप 2 घंटे पहले तक कुछ और सोच रहे थे, फिर उसके बाद कुछ और हो गया, और सिंक इन होने में वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। आपने अपने फैमिली को कॉल किया? तो जब ये हुआ रिजल्ट, तो तब मैंने कॉल्ड अप माय ब्रदर, और घर पे भी अपने फादर साहब को भी बताया। तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी। फिर आप वापस घर आए और आपका इस्तकबाल हुआ? हाँ, मैं फिर 2 दिन के बाद आया वापस, क्योंकि मैं उस टाइम में आई वाज इनटू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सेकंड था फॉरेस्ट्री। तो क्योंकि 35 डेज़ का मेरे पास टाइम पीरियड था, उसमें पढ़ना एक नया सब्जेक्ट जिसमें लोग मास्टर करते हैं, उसको दोबारा से पढ़ना, उसको एक सिरे से पढ़ना, क्योंकि दैट्स न्यू टू यू। ऑल्दो बॉटनी मैंने पढ़ा था, तो लेकिन स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें नई थी, बहुत सारी। तो उस टाइम में मैं वही, आपको पता है एस्पायरेंट का क्या हाल होते हैं, वो दे आर नॉट, यानी वही उनका खाना पीना सोना वही होता है ज़्यादा, दे आर नॉट इनटू और क्या चीज़ें हो रही हैं, इधर उधर क्या हो रहा है, दे डोंट केयर मच। तो उस टाइम में जब ये हुआ था, देन आई टुक द ब्रेक। तो मुझे पता था फिर तो कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, फॉरेस्ट सर्विस का जो होगा आप तो आराम करेंगे। तो तब जाके मुझे तभी कॉल वाल तो आना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ टाइम के लिए मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया, बाहर किया, कटिंग वटिंग और थोड़ा देन आई केम बैक। तो मतलब फिर आप घर गए और फिर सारे हाँ, घर गया। तो मेरा पहले असिस्टेंट कमांडेंट हुआ था, आई थिंक उसके 6 महीने पहले। तो मैं घर गया था, किसी को कोई पता नहीं था, उस टाइम नहीं पता था, मैंने बताया भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेंस लिख रहा हूँ। मैंने उसी टाइम में केएस का मेंस छोड़ा था, तो मैं इसी पे था, मुझे पता था यहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगा है, और यहाँ से अगर पीछे रोल बैक हुआ तो देन दोबारा आने में कितना टाइम लगेगा। सो देन
मैंने कोई चांस नहीं लिया, तो मैं उसी पे करता रहा। और लेकिन जब आपका यूपीएससी हो गया फिर आप गाँव गए तो उस टाइम का इस्तकबाल कैसा था? बहुत अच्छा था। खिले हुए थे सारे लोग? हाँ, सभी लोग, सभी फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी विलेज फ्रॉम। अब हमारी ये दुआ रहेगी कि आप क्योंकि आगमन काट रहे हैं, लकीली हम जम्मू कश्मीर में भी सर्व करने का आपको इंशाल्लाह जल्द मौका मिलेगा। और एक जो राउंड है, एक लास्ट राउंड, क्योंकि बहुत सीरियस बातें हो गई, छोटा सा फन सेगमेंट है और इसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है कि विंटर्स इन सुरनकोट या गोवा का कोई भी सीजन? विंटर्स इन सुरनकोट, क्योंकि वो अपना अभी दिसंबर जनवरी तो वो अच्छा मौसम लगता है घर पे, लेकिन फ्रॉम लास्ट आई थिंक 8-10 ईयर्स तो काफ़ी कम टाइम मिला है घर पे रुकने, नहीं कर पाए। दूसरा क्वेश्चन है कहवा और कोकोनट वाटर? कहवा। तीसरा क्वेश्चन लबासना, क्योंकि ट्रैकिंग आप करते हो, लबासना ट्रैक या गोवा कार्निवल? लबासना ट्रैक। लबासना का ट्रैक अच्छा होता है? यस, मैंने गोचाला ट्रैक किया था, तो वो मेरा एक लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी था आई थिंक। अच्छा, ग्रेट। चौथा क्वेश्चन हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस या इमोशनल ग्रोथ? इमोशनल ग्रोथ। विच शेप्ड यू मोर? इमोशनल ग्रोथ। इमोशनल ग्रोथ। वन हैबिट फ्रॉम फील्ड लाइफ यू विल नेवर लीव, जो भी आपका किसी भी टाइम में, किसी भी टेन्योर में रहा, कंसिस्टेंट रहना, वो तो आपका जब आप तैयारी कर रहे थे उसी टाइम का है। एक मिसकंसेप्शन आईएएस लाइफ के बारे में? मिसकंसेप्शन के किसी बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट किस स्कूल से आ रहे हैं, वो दैट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। किसी भी कैसे इस जर्नी को इसमें ऐड ऑन करते हैं और मेहनत करते हैं, वो दैट विल डिसाइड द डेस्टिनी। अगर आप आईएएस नहीं होते तो क्या होते हैं? आई वुड हैव बीन साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, ओके, ग्रेट। वन मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स फ्रॉम फॉर स्मॉल टाउन किड्स, एक मैसेज। एक मैसेज कि आपको पहले अपने जो मेंटल वो आपको इम्प्रूव करना है, कि कुछ भी जो भी दीवारें हमने बनाई हैं, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जो भी दीवारें हैं उनको तोड़ के यहाँ से मजबूत होना है और उस पे के बाद वर्क करना है, और कहीं पे भी यू कैन रीच एवरीवेयर। न्यूज़पेपर या रील्स? न्यूज़पेपर। रील्स बहुत चलती है। जीएस और ऑप्शनल? ऑप्शनल। प्रिपरेशन टाइम और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम? एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम वेरी मज़ेदार टाइम। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में जो टाइम है दैट्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम। व्हाट डू यू बिलीव plays a greater role in success, luck or consistency? Consistency. Of course, you talked about it a lot. What is the one habit from your preparation phase that you would never give up, even in your normal life? Yes, one is discipline, and second thing is to learn, to improve every time. Don't think that सारे लोगों को सुनना चाहिए कि एक मैसेज है कि ऐसी हैबिट्स और डिसिप्लिन आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यू कीप लर्निंग। जिस दिन आप लर्निंग छोड़ दोगे उस दिन आपका ग्रोथ रुक जाएगा। एक क्वेश्चन, व्हाट वाज योर प्रेफर्ड एस्केप ड्यूरिंग प्रिपरेशन? लिसनिंग टू म्यूजिक और टेकिंग ए नैप? 15-minute नैप इन लंच के टाइम। पावर नैप। देन रनिंग, वॉकिंग वाज। Which stage did you find more stressful, prelims or mains? For me it was Prelims. That too CSET. एक आखिरी क्वेश्चन, what is one habit you think every student should cultivate? One habit is dedication, discipline. Discipline and dedication. ये हमारा रैपिड फायर था। एक छोटा सा एक क्विज है। क्विज क्या है? पहेली टाइप की है। ये पहेली है कि
ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोज़ बढ़ती है पर कभी कम नहीं होती? जो हर दिन बढ़ती है। हाँ, जो रोज़ बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती, पर कभी कम नहीं होती। उसमें ऑप्शन कोई नहीं है, ये पहेली है। आपको अगर आपको नहीं आता तो हम ऑडियंस से बोलेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दे दे। यस, दे कैन टेल मी, आई विल। हाँ, फिर हम आपको क्या है? इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, तो yes. जिनको दोबारा से मैं बोलूँगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोज़ बढ़ती है पर कभी कम नहीं होती? तो जिनको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखे और इसका आंसर करें, हम आपका आंसर शबीर सर तक पहुंचा देंगे। मैं आखिर में आपसे चाहूँगा कि एक कोई मैसेज सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, स्टेट सर्विसेज एस्पिरेंट्स, IFS जो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज ही। हाँ बिल्कुल, एक ही मैसेज है मेरा कि जो भी एस्पायरेंट स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और कुछ टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, इवन पेरेंट्स और जो भी एस्पायरेंट हैं कैंडिडेट, उनको ये पहले से ही नहीं डिसाइड करना है कि हो पाएगा नहीं। उनको दे हैव टू फॉलो द प्रोसेस जो है दैट्स इम्पॉर्टेंट देन द गोल। क्योंकि जितने भी लोग इस एग्ज़ाम के लिए आते हैं, हर एवरीबॉडी वांट टू यानी बिकम IAS IPS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, लेकिन गोल सभी का सेम है, लेकिन प्रोसेस में जो है सभी गड़बड़ करते हैं। वो प्रोसेस पे ध्यान ज़्यादा दें। अगर आप प्रोसेस अच्छे से अपना रहे हैं और जो भी टाइमली जो भी आपको रीओरिएंटेशन चाहिए और जहाँ पे आपको स्पीड अप करना है और चीज़ों को इम्प्रूव करना है, वो यू कीप डूइंग दैट। और एक थ्रेशहोल्ड जब आप क्रॉस करेंगे तो यू विल क्वालिफाइड। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे IPS ऑफिसर वो फाउंडेशनल ट्रेनिंग के बाद सीधे डायरेक्ट प्रीलिम में बैठते हैं, दे क्वालिफाई द प्रीलिम, देन दे गो हर मेंस, दे क्वालिफाइड। तो इसलिए क्योंकि वो उनका एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर दिया होता है, उन्होंने इतना पढ़ लिया होता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आप भी वो थ्रेशहोल्ड जिस दिन क्रॉस कर लेंगे तो उस दिन यू विल क्वालिफाई इन एग्ज़ाम, ठीक है। और मेहनत करते रहे, कभी भी अपने पे सेल्फ डाउट कभी नहीं आने देना है, अपने पे भरोसा रखिए। जितने मर्ज़ी लोग हैं, आपके दोस्त या कोई आपके रिलेटिव, कोई भी कुछ भी कहता होगा कि आप कर पाएंगे या नहीं, लेकिन आप ही डिसाइड करेंगे फाइनल में क्या होगा, आप कर पाएंगे कि नहीं। तो आप मेरा आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट आप यू विल बी एबल टू डू इट, प्रोवाइडेड कि वो प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया है। ग्रेट। लक का भी रोल रहता है, लेकिन आई थिंक लक वेरी सेकेंडरी। तो फर्स्ट जो है आपका हार्ड वर्क, जो प्रोसेस आपने फॉलो किया, अच्छे से किया, तो यू विल गेट इट। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, कुछ अच्छा करें, जो भी आपके कैरियर गोल्स हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो भी करना चाह रहे हैं, एवरी प्रोफेशन वो अच्छा है। अगर सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, आप जैसे अच्छे लोग अगर आएंगे तो आई थिंक हमारे एरिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। लेकिन जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका कैरियर गोल है, उस पर जाएँ आप, और कभी भी सेल्फ डाउट मत आने दें। क्योंकि बहुत सारे डिलेमा होते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और लास्ट में कुछ नहीं होता है। एक प्रायोरिटी रखें और उस पर वर्क करते रहें टिल यू अचीव दैट गोल। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ये जो मैसेज दिया आपने, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था बच्चों के लिए। एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आप। मैं हमारे जो है सन ऑफ सॉइल शबीर सर, जो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बोला था कि आज धमाकेदार आपके सामने स्टोरी रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो जम्मू कश्मीर के बारे में, गोवा के बारे में, अरुणाचल के बारे में, अपनी जगह से बाहर क्या पोस्टिंग होती हैं, कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने एड्रेस की। और सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि आप लोग इंस्पायर्ड रहिए, इनकरेज्ड रहिए टू डू वेल इन लाइफ।
और इसी के साथ मैं थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया। आप सारे लोगों को भी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लगातार प्यार दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहे। इस चैनल को ग्रो करने के लिए, इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के ढेर सारी स्टोरीज हम आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।